ये आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन का सिलेबस है। सेमेस्टर 2 में मेजर फिजिक्स का है और माइनर वालों का भी यही सिलेबस है, जिनका फिजिक्स माइनर है। माइनर का सिलेबस थोड़ा कम होगा, 60 to 70% ऑफ द सिलेबस। इस सिलेबस में आपको एक चीज मेनली आप देखो, जैसे ये ऑसिलेशन, ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका सेकेंड पार्ट है, इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंस है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो एसएचएम में देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपका मेजोरिटी ऑफ क्लास 11th और 12th का ही सिलेबस है। इसमें कंपाउंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन का जो टॉपिक है वो ये है, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। तो इस पोर्शन को अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 50-60% सिलेबस कवर हो जाएंगे, क्वेश्चंस आने चाहिए। फिर आपका सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन है, इसमें आपका है लिसाजस फिगर। ये ग्रेजुएशन में आप लोग नया पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर आपका 11th 12th का ये इंटरफेरेंस वेव्स हैं, स्टेशनरी वेव्स। ये आपका 11th 12th का ही है। तो जो भी 11th 12th का टॉपिक है, आप अपने 11th 12th का टॉपिक को देख सकते हो। फिर इसमें आप छोटे छोटे नोट्स हो जाएंगे, जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आप डिसेंट मार्क्स ला सकते हो। ग्रेजुएशन के जो आपका सेमेस्टर सिस्टम है, इट्स नॉट इजी। आप लोग ये समझ रहे हो, पहले जो एनुअल एग्जाम होता था उसमें आसानी से लोग पास कर जाते थे, और यहाँ अगर आपका बैक लग रहा है तो बहुत मुश्किल है कि आप ग्रेजुएशन पास कर पाओगे। और कोई भी एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हो इन फ्यूचर, बी इट यूपीएससी, बीपीएससी, वट एवर एग्जाम, एसएससी, जब तक ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे। और इस बात को ध्यान रखना कि जब सेमेस्टर्स में बैक लगने लगता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको रिकवर कर पाना। तो आप कोशिश करो किसी भी तरह से एक डिसेंट मार्क्स से पास कर जाओ, बिल्कुल लाइटली लेने की जरूरत नहीं। तो अब हम लोग आगे सिलेबस को देखते हैं, ठीक है। तो सिलेबस ध्यान है कि सबसे पहले एसएचएम है, फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन है, फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन। पहले एसएचएम देख रहे हैं, वैसे ये जैसे मैंने बोला क्लास 11 12 का टॉपिक है, तो ब्रीफली हम लोग चलेंगे। तो इसके डेफिनेशन में देखो, इट इज द डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल मूविंग बैक एंड फोर्थ अबाउट एन। अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ते हैं। ये क्लास 11 का टॉपिक है, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने चाहिए अगर अच्छे क्वेश्चन सेटिंग होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द motion of an oscillating particle moving back and forth about an equilibrium position through a restoring force which is directly proportional to the displacement but opposite in direction। ये सब की वर्ड आप सिंपल सा इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये स्प्रिंग है, इससे अटैच्ड है एक मास है। जब भी हम इसको मान लो डिस्प्लेस ऐसे कर रहे हैं, तो स्प्रिंग में क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी, इस ब्लॉक को वापस खींचने का, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की। इसीलिए क्या बोला है, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये अगर इधर डिस्प्लेस हुआ है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर जनरेट होगा। प्रोपोर्शनल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, इसीलिए एफ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। प्रोपोर्शनल है बट अपोजिट इन डिस्प्लेसमेंट। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट के डाला, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन होता है डीवी अपॉन डी टी, और वेलोसिटी होता है डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। तो क्या होगी, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यानी एक्सीलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फोर्स को हमने लिखा एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स। और फिर हम इसको लेफ्ट साइड में ले, ये बन गया आपका के वाई एम एक्स, और के वाई एम को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दी।
ये जो आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, डेराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको यहाँ तक आना है, यहाँ से स्टार्ट करके। ठीक है, अब हम लोग ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो ये है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ए एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। एक्स तो आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो फाइव इज फेज कांस्टेंट। अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब ये अगर आप इक्वेशन वन मानो, इसको इक्वेशन टू मानो, इन दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका वेलोसिटी का, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है मैक्सिमम कब होगा, जब ये टर्म मिनिमम हो, मिनिमम यानी व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, यानी वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा ए। ठीक है, और इसको आप समझ भी सकते हो, अगर सिंपल पेंडुलम आपको याद होगा इस तरह से, जब इस तरह से ये मोशन करता है, तो जो सेंटर पे होता है वहां पे क्या होता है, मैक्स मैक्स स्पीड होता है। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू जीरो, यहाँ अगर x, ये x इक्वल टू जीरो होता है, इस साइड x, फिर इधर भी x। और जो मैक्सिमम यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्यों, जब एक्सट्रीम पे जाता है तो पार्टिकल रेस्ट करती है, और जैसे रेस्ट हुई इसका इट मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब यहाँ डालो एक्सट्रीम पे क्या होगा, x इक्वल टू एम्पलीट्यूड के बराबर होगा a, तो a डालोगे तो u इक्वल टू जीरो। तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ओमेगा ए। ठीक है, और टाइम, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम पीरियोडिक टाइम देखते हैं। एज इट इज फॉर्मूला होता है टू पाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमने माना था, ओमेगा इक्वल टू हमने माना था के बाई एम स्क्वायर। तो यहाँ पर नहीं, ओमेगा की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी है वन बाई टी ओमेगा बाई टू पाई, तो ये आपका टाइम, तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बस ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो फोर्स फोर्स है आपका माइनस के एक्स। ठीक है, तो एफ डी एक्स आप करोगे तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू डालो ए साइन ओमेगा टी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी हाफ के ए स्क्वायर। ये क्यों आ रहा है, तो ध्यान रखो, साइन थीटा, साइन थीटा मैक्स क्या होता है, वन होता है। तो ये जो वैल्यू है ये वन हो गई, तो यू मैक्स ये आ गई। फिर आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी के जगह यू आपका वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप पहले से देख, वो हमने निकाला था, एक्स की वैल्यू थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेलोसिटी क्या थी, डिफरेंशिएट किए थे, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ये थी। इस वैल्यू को हमने डाला, तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब देखो टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई हाफ के स्क्वायर। ये सब जो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट, हाफ के स्क्वायर। अब हम लोग आगे
टाइम एवरेज, अब यहाँ पर देखो, अब हमें निकालना है टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी हम एवरेज निकालते हैं, ध्यान रखना, जब भी अगर मान लो टाइम एवरेज निकालते हैं, ये की वर्ड है, सबको याद रखना, अगर हम टाइम एवरेज निकाल रहे हैं, जिस भी वैल्यू को निकालना है वो रहेगा, साथ में डी टी रहेगा, फिर इंटीग्रेशन डी टी रहेगा, यहाँ पर टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, ये अगर पोजीशन एवरेज निकालना है तो जिस वैल्यू का निकालना है वो रहेगा, डी एक्स रहेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और नीचे भी आपका डी एक्स रहेगा। ये कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर हम टाइम एवरेज निकाल रहे हैं, तो किसका, तो काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी के डी टी, जिसका निकालना है वो रखा हमने, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है टाइम एवरेज, तो डी टी से इंटीग्रेट किया, फिर उसी से हमें डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। तो टाइम पीरियड 0 से 3, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और आपको पता है इस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। इस वैल्यू को डालो तो ये आपका एक्सप्रेशन है। ये याद रखना है, टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/4 के ए स्क्वायर, ए इज एम्पलीट्यूड। फिर टाइम एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सेम फार्मूला। ठीक है, यू का एक्सप्रेशन हमने ऊपर से ले लिया उसको, ठीक है, तो 1/4, ये भी याद रखना। तो टाइम एवरेज काइनेटिक और टाइम एवरेज पोटेंशियल दोनों 1/4 के स्क्वायर होते हैं। फिर हम लोग पोजीशन एवरेज निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला मैंने बताया था, जो कि जिस जो निकालना है उस फैक्टर को रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसे इंटीग्रेट करना है, फिर डिवाइड करना है। तब जो काइनेटिक एनर्जी के डी एक्स, अब डी एक्स है तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी हमें एक्स फॉर्म में रहना चाहिए। ये ये जो वैल्यू 1/4 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहाँ से आ रहा है, याद होगा वेलोसिटी हमने निकाला था ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं 1/4 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको यूज कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/3 के, इसको आप करके देखो, इजी है, हो जाएगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने निकाला था स्टार्टिंग में, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, उस वैल्यू को डाला, इंटीग्रेट किया, जाएगा सॉल्व करो तो 1/6। बस ये ध्यान रखना है, पोजीशन एवरेज टाइम एवरेज अलग अलग होता है। टाइम एवरेज में 1/4 आता है, यहाँ 1/3 है, 1/6 है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, देखो सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन क्या है, देखो ये इस टाइप का होता है, ये है आपका, याद होगा ये आपका सिंपल पेंडुलम है, इसका मोशन इस तरह से होते रहता है। तो जब ये मान लो यहाँ पर है, इसमें क्या हो गया, एम जी लग रहा है डाउनवर्ड, ये वैल्यू मान लो थीटा है, ये थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। देखो एम जी कॉस थीटा को तो ये बैलेंस कर देगा यहाँ, जो भी टेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस फोर्स के कारण ये इस तरह से ऐसे स्विंग कर रहा है, वो है ये एम जी साइन थीटा, यानी रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में क्या हो गया, एम जी साइन थीटा। इसलिए यहाँ पर देखो एफ इक्वल टू माइनस एम, माइनस क्यों, इट्स ऑलवेज अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मोशन देखो इस साइड है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, यहाँ मोशन इधर होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इस साइड, इसलिए माइनस। अब व्हेन थीटा इज स्मॉल को साइन थीटा को हम थीटा लेंगे, क्यों, अब इस चीज को याद रखो, बार बार ये यूज आएगा, साइन थीटा फॉर स्मॉल वैल्यू साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा को जब आप हम लोग जब एक्सपेंशन करते हैं तो वो होता है थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, इस तरह से होते हैं। टू
स्मॉलर वैल्यू के लिए हम लोग केवल फर्स्ट टर्म को कंसीडर करते हैं, याद रखना साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा फॉर स्मॉलर वैल्यू। ये आपको बार बार यूज होगा। तो ये आपका, अब थीटा की वैल्यू क्या है? देखो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, ये लेंथ है तुम्हारा एल, तो एक्स बाई एल। थीटा थीटा की वैल्यू यहाँ पर एक्स बाई एल है। ठीक है, तो हमने एक्स बाई एल से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया फोर्स की। ठीक है, अब फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया। ठीक है, एज इट इज, एम से एम चला गया, डी टू एक्स माइनस जी बाई एक्स। अब इसको हमने ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, जी बाई एल। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गया आपका, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है, और टाइम पीरियड फॉर्मूला आपका यहाँ है, टू पाई बाई ओमेगा डालो, यानी ये आपका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन निकालने आपको दे सकता है। तो ये सिंपल पेंडुलम। इसी तरह से, एक टॉपिक रह गया है जो आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं नोट नहीं होगा तो नोट्स डाल दूंगा। सिंपल पेंडुलम की तरह एक होता है कंपाउंड, कंपाउंड पेंडुलम। मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, आप ये देख सकते हो, मेरे से ये टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट ये आपका एसएचएम का सिलेबस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डैम्प मोशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ेंगे। तो डैम्प ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से आने ही चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन का टॉपिक है ये। यहाँ तक तो आपका क्लास 11 सबका ही टॉपिक। आप इस वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, और प्रैक्टिस इतना कर लो कि आप एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ अटेम्प्ट कर सको। क्योंकि ह्यूमैनिटीज नहीं है कि आप कुछ भी कहानी बना रहे हो। टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है पास करने के लिए, एप्लीकेशन मार्क्स लाने। अभी तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा। तो ये आपका फिगर है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसमें आप देखो, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इक्वेशन है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वो था एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, और एम्पलीट्यूड देखो किस तरह से मूव हो रहा है, क्या है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। और ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आप इस डिफरेंस को बस ध्यान रखें, अब इस चीज को बस ध्यान रखें कि ये हो गया आपका एफ इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एस एच एम। अब आप सभी को पता होगा कि जब हम किसी भी बार पेंडुलम, ठीक है, ये इस तरह से अगर हम रिलीज करते हैं, तो क्या रियल में वो इस तरह से इंफिनिटी तक होता रहता है? नहीं। विथ टाइम क्या होता है, वो धीरे 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 वो सेंटर पे आकर रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर का क्या हो रहा है यहाँ पर, ड्रैग रेसिस्टेंस। तो एयर के रेसिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है कि ये जो मोशन है, जो हार्मोनिक मोशन है, वो धीरे धीरे क्या होता है, आकर रुक जाता है। तो इसी तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। तो आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, एसएचएम पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक आइडियल कंडीशन है। एसएचएम क्या होता है? एसएचएम एक आइडियल कंडीशन है, जहां ये मानते हैं कि कोई रेसिस्टेंस नहीं है एयर का, और इंफिनिटी तक ये होता रहेगा। ये आदर्श कंडीशन है। इसीलिए देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। टाइम, ये टाइम स्केल है, होता रहेगा, ये कोई लिमिट नहीं, कभी रुकेगा नहीं। बस इसी अंतर को समझो। ग्रेजुएशन में क्या हो रहा है, हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, हम लोग रियल लाइफ में जो हो रहा है उसको पढ़ रहे हैं। तो रियल लाइफ में जो भी मोशन है, जैसे यहाँ स्प्रिंग के साथ ये बॉल अटैच है, अगर ये एसएचएम होगा तो होता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, ऊपर नीचे मेन पोजीशन पर, और फिक्स एम्पलीट्यूड के साथ होता रहेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एयर का रेसिस्टेंस आता है, ड्रैग आता है,
उन सब के कारण क्या होता है, धीरे धीरे ये जो मोशन है उसकी एम्पलीट्यूड घटते जाती है और विथ टाइम आकर वो क्या होता है, वो रुक जाता है। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या डिफरेंस है। डैम्प्ड मतलब वो धीरे 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 उसको रुक जाएगा, और हम लोग रियल लाइफ में वही देखते हैं। और आपके पास जो नॉलेज है एसएचएम का, वो क्लास 11 12 का है, वो एक आइडियल कंडीशन होता है जहां पर मोशन जो है वो होता रहेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं। तो रियल लाइफ में वो नहीं होता है। तो अब हम लोग इस डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ये आप देखो, और आपको ध्यान क्या रखना है, बस बहुत एक बेसिक 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 आइडिया है, उसको आपको दिमाग में रखना है। देखो, जब एफ जब नॉर्मल एसएचएम था तो आपने लिखा माइनस के एक्स, ठीक है, ये क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स। डैम्प्ड में क्या हो रहा है, एक डैम्पिंग फोर्स भी आ जा रहा है। तो डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स का इक्वेशन आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये होता है डैम्पिंग फोर्स का। तो अब जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स जो अब हम लिखेंगे वो रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स, ये दोनों साथ में आएंगे। बस यही डिफरेंस है आपका। एसएचएम में केवल ये था, जब डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं तो साथ में डैम्पिंग फोर्स भी आ गया। अब डैम्पिंग फोर्स को बस इस इक्वेशन में लिखना है, उसको सॉल्व करना है, बस इसी को करना है, ध्यान रखना है बस। एसएचएम में केवल रिस्टोरिंग फोर्स था, और डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स। तो यहाँ पर क्या है, देखो, इक्वेशन हमें लिखना है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का माइनस के एक्स, डैम्पिंग फोर्स का मैंने क्या बोला आपको, प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब dx बाई dt। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू एक माइनस बी ले आएंगे। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट हमने डाला, इस कांस्टेंट को हम बी बोल रहे हैं। तो माइनस बी फिर डी एक्स बाई डी टी। तो ये जो बी है इसी को बोलते हैं, देखो यहाँ पर माइनस बी, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब इक्वेशन कैसे लिखना है, इक्वेशन लिखना है एफ इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का आ गया माइनस के एक्स, और डैम्पिंग फोर्स का यहाँ ध्यान दो माइनस ऑफ वेलोसिटी, यानी ये माइनस बी बी डी एक्स बाई डी टी, माइनस बी डी एक्स बाई डी टी, इन दोनों को बस लिख देना। ये आपका इक्वेशन आ गया। ध्यान है, बस क्या याद रखना है, फिर से सुनो। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखते हैं तो सिंपली एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं। जब डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन आ रहे हैं तो एक डैम्पिंग फोर्स आ जा रहा है माइनस बी डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, और एज इट इज जैसा मैंने पहले बताया था वीडियो में। और फोर्स को हमें क्या लिखना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन बन गया। इसको आप ले आओ लेफ्ट साइड। ये आपका डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसे सॉल्व भी करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बी बाई टू एम को हम इधर, इस एम से हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन इस टाइप का आ जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम। ठीक है, ये टर्म रहेगा, फिर प्लस के बाई एम एक्स, इस तरह का आ जाएगा। देखो यार, ठीक है। तो बी बी बाई एम को हमने
यहाँ पर एम एम को हम डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आपका बन गया ये, बी बाई एम आ जाएगा यहाँ पर, और के बाई एम। इक्वेशन इस तरह का आ जाएगा। जिन लोगों को कंफ्यूजन अभी भी हो रहा होगा उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये बी बाई एम को टू एन से रिप्लेस कर दो, के बाई एम ओमेगा स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, एस एच एम में हमने किया था। नया टर्म क्या आ गया, टू एन। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है एग्जाम में भी आपको ऐसे ही डायरेक्ट लिखना है। एग्जाम में भी आपको इस तरह से डायरेक्ट लिखना है। तो एक्स इक्वल टू ये वैल्यू आ गई जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ध्यान रखो मैंने क्या, मैंने मैंने जो बोला था उसको फिर से आप याद रखो। मैंने अभी क्या बोला था, एसएचएम में ये जो ये मोशन होता है, एसएचएम का मोशन इस तरह का है। ठीक है, यहाँ ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, और टाइम इंफिनिटी तक जाएगा। ये एम्पलीट्यूड कभी भी घटेगा नहीं, क्योंकि कोई डैम्पिंग नहीं, आइडियल कंडीशन। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, रियल टाइम में क्या होगा, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटेगा। ये देखो, ये तीन कंडीशन जहां पर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ देखो हैवी डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग मतलब जहां पर डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल में जैसे मान लो, अ, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम को अगर आप मान लो तेल में डाल दिए, तो क्या होगा, वो हैवी डैम्पिंग होगा, कितनी बार मोशन कर पाएगा, एक बार मुश्किल से घूम पाएगा। तो वो एक केस हो गया हैवी डैम्पिंग। फिर क्रिटिक हेवी डैम्पिंग, ये देखो एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओ, तो यहाँ पर देखो ये मोशन कैसे हो रहा है, स्टार्ट होते ही एम्पलीट्यूड जीरो हो गया, इसको बोल रहे हैं हैवी डैम्पिंग। फिर एक है क्रिटिकल डैम्पिंग, जब एन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो एन एन ही था ना, बी बाई एम क्या था, टू एन, ये माने थे हमने। तो ये आपका यही यही फैक्टर जो है, ये यही फैक्टर आपका डिसाइड कर रहा है ना डैम्पिंग को। तब देखो जब एन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन में देखो, ऊपर इस इक्वेशन को देखो, देखो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, अगर एन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये टर्म जीरो हो गया, यहाँ भी ये टर्म जीरो हो गया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग केस में, तो आपका एक्सप्रेशन आएगा ये, ए प्लस बी टी ई टू द पावर माइनस एन। ठीक है, तो है ओवर डैम्प्ड हो गया, क्रिटिकल डैम्प हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट केस है वो है लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग जहां पर डैम्पिंग फोर्स है लेकिन काफी कम, जैसे नॉर्मल केस में आप जो पेंडुलम होता है, रस्सी से बांधकर बॉल को अगर आप रिलीज करते हो, तो धीरे धीरे काफी देर बाद वो सेंटर में आकर रुकता है। तो ये जो केस है ये क्या है, लाइट डैम्पिंग, मतलब एयर का रेसिस्टेंस बहुत ही कम, ये लाइट डैम्पिंग केस है। इसका आप देखो यहाँ पर, ये देखो, ये आपका, ये आपका लाइट डैम्पिंग केस यहाँ पर। ये जो देख रहे हो एम्पलीट्यूड कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हर बार एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और लास्ट में एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई मोशन नहीं होगा, ये रुक जाएगा। ये है लाइट डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग जहाँ पर डैम्पिंग फोर्स कम है। हैवी डैम्पिंग का ध्यान आ गया, समझ में आया, क्रिटिकल डैम्पिंग का ये हुआ, ये लाइट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिफरेंस क्या है, आपने जो अब तक क्लास 11 ट्वेल्थ तक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एसएचएम, जहाँ पर कोई डैम्पिंग नहीं था। तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये इससे घटेगा नहीं, एसएचएम केस से अगर कोरिलेट करोगे, ये कांस्टेंट ही रहेगा, होता रहेगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफी हद तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं।
अब ये देखो लाइट डैम्पिंग का जो केस है, जहां पर एन स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखो, ये जो आपका टर्म था, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या था, ई टू द पावर, ये देखो, ये जो टर्म है, ये क्या है, इस टर्म को फोकस करो, एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। देखो लाइट डैम्पिंग में क्या हो, देखो एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट एन स्क्वायर कम, ठीक है। एग्जाम में आपको इतना नहीं करना, एग्जाम में आपको डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को लिख देना है, कोई इशू नहीं। ये जो ओमेगा वन है, ये बेसिकली ये ओमेगा डैश है, ठीक है, ओमेगा डैश है वन। तो देखो लाइट डैम्पिंग केस में क्या हो रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये साइन टर्म कैसे आ जाता है। यहाँ पर देखो एन स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव टर्म आ गया। स्क्वायर रूट जब निगेटिव आता है माइनस में, उसको क्या होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, आई का मतलब क्या हो जाता है फिर, इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे पूरे एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। वेयर यहाँ क्या है, ओमेगा डैश इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन फैक्टर आने का मतलब ही क्या हो रहा है, साइन फैक्टर का मतलब ही है कि ये जो मोशन है वो क्या हो गया, साइनिसोइडल हो गया, इस तरह से होता जाएगा होता जाएगा, और आफ्टर सर्टेन टाइम एम्पलीट्यूड घटते घटते ये कांस्टेंट आएगा। तो अभी तक आपको क्या ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन को, जनरलाइज एक्सप्रेशन याद रखना है, एक्स की क्या वैल्यू आएगी डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में। और तीन केस है, क्रिटिकल का ये हो गया, और लाइट डैम्पिंग का ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में भी सॉल्व करना है, और एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है, आप डायग्राम जरूर बनाए, ठीक है। अपने कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट करो, ह्यूमैनिटीज की तरह कहानी नहीं लिखना है, आप कंसाइज लिखो, डायग्राम प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, कोई जो भी चेक कर रहा है उसका इंप्रेशन अच्छा रहे, ठीक है। तो ये आपका डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्या ध्यान रखना है, ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमने अब तक क्या किया है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां सॉल्व करके क्या निकाला, एक्स की वैल्यू निकाली, जनरलाइज एक्सप्रेशन। अब इस एक्स का फिर हमने तीन कंडीशन निकाली, पहला हेवी डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और लाइट डैम्पिंग। तो लाइट डैम्पिंग का एक्सप्रेशन ये है, ये लाइट डैम्पिंग का, और क्रिटिकल डैम्पिंग का एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। समझ में आ गया। एक टॉपिक है मीन लाइफ टाइम, इसमें क्या है, टाइम इंटरवल इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉल्स टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड द मीन लाइफ टाइम ऑफ द ऑसिलेटर। ये आता है, ये कैसे आ रहा है, इसका सिंपल सा डेरिवेशन है, ये आप देखो, x इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस एम टी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। इनिशियल वैल्यू आपका, इसको आप ए मानो, इनिशियल वैल्यू का क्या बोला, 1/e, यानी इनिशियल वैल्यू का a/e, ए ई टू द पावर माइनस एन टी, ए से गया, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा एन टी इक्वल टू 1, ठीक है, और टाइम इक्वल टू 1/n। ये आपका डेरिवेशन आ गया, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर, ये देखो टाइम पीरियड जो है, जनरलाइज एक्सप्रेशन आपको होता है 2 पाई ओमेगा, डैम डैम्प्ड ऑसिलेशन में ओमेगा जो है वो हो जाता है ओमेगा डैश, और उसकी वैल्यू आती है ओमेगा डैश इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है। और अगर डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, मतलब एन की वैल्यू बहुत ही कम है, तब क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा। ये हम लोग आगे यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को भी याद रखो। ओमेगा फ्रीक्वेंसी ये आ जाती है ओमेगा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आपका डैम्पिंग है। अगर डैम्पिंग बहुत कम हो, मतलब बहुत ही लाइट डैम्पिंग है, तो इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है, तब ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा। ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो जो मैंने बताया ना, वीक डैम्पिंग में ओमेगा डैश इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली ओमेगा, उसी को कंसीडर कर रहे हैं। जो एक्सप्रेशन है ए टू द पावर माइनस एन टू ओमेगा डैश की जगह हमने ओमेगा ले लिया। अब देखो वेलोसिटी क्या होगा, dx बाई dt, डिफरेंशिएट किया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका वेलोसिटी का। ठीक है। इसको डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करके देख लेना, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये दो टर्म है, एक यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपका ये एक्सप्रेशन इस टाइप का है। ठीक है, घर पे कर लेना आप। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को इतना तो करने आना ही चाहिए, डिफरेंशिएशन। अब हम लोग निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ देखो, ये आपका, देखो ये एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ की एक्स स्क्वायर। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो ऊपर निकाला था उसको रख के स्क्वायर कर दो, और एक्स का एक्सप्रेशन एम्पलीट्यूड पता है, ए टू द पावर माइनस एन टी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, स्क्वायर कर दिए, माइनस टू एन टी हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में ए था, ए स्क्वायर हाफ की ये एक्सप्रेशन आ गई, देखो हाफ की ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ गई। कुछ भी नहीं करना है, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन अभी जस्ट ऊपर निकाला था, v इक्वल टू, उसको डालो, v की जगह डालो, x की जगह डालो, स्क्वायर करो। अब देखो, ये आपको पता है k बाई एम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर को हमने इक्वल टू k मान लिया। ठीक है, और मैंने बोला था, जब डैम्पिंग बहुत स्मॉल हो, जब डैम्पिंग स्मॉल हो तो ओमेगा डैश को हम ओमेगा के इक्वल मान सकते हैं, यानी ओमेगा यहाँ पर k बाई एम हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को, यानी दो चीज यूज कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा, और के बाई एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये दो वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू एन टी। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो एनर्जी है इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव फैक्टर आ रहा है। दिस shows that energy of an oscillator decreases with time। ठीक है, अब यहाँ पर, अच्छा ये कुछ मिस्टेक हो गया, ये नहीं हुआ, यहाँ पर 12 है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर, the energy of an oscillator decreases with time, the rate at which the energy dissipated is called power dissipation। पावर डिसिपेशन क्या है, द रेट एट विच, रेट का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज का रेट का मतलब ही होता है डी बाई डी टी। तो अभी रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी। माइनस फैक्टर क्यों हो रहा है, क्योंकि पावर डिसिपेट हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर निगेटिव फैक्टर लिए। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पे आया हुआ है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, अब इसको पावर डिसिपेशन में सिंपली क्या करना है, माइनस डी बाई डी टी कर देना है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है, इसके जगह हमने क्या किया, ई को डाल दिया यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया। तो पावर डिसिपेशन, यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, पावर डिसिपेशन हो गया 2 n ई हो गया।
छोटा सा ये टॉपिक है, रिलैक्सेशन टाइम। तो सबसे पहले देखो रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज अ टाइम टेकन फॉर द मैकेनिकल एनर्जी टू डिके वन बाई ऑफ इट्स ओरिजिनल। तो ये आपका एक्सप्रेशन आया था ना, ये का एक्सप्रेशन ये था, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कहो या फिर टोटल एनर्जी कहो, ठीक है, टोटल भी बोल सकते हो या सिंपली एनर्जी भी कह सकते हो, सब सही है। तो ये आपका ये वैल्यू आई थी, क्या बोल रहा है, वन बाई ई ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो ये आया, टाइम टी इक्वल टू पे क्या होगा, ई नॉट बाई, डेफिनेशन को समझो। टॉ पे एनर्जी क्या होगा, अपने इनिशियल वैल्यू का ई नॉट बाई ई। तो मैंने इक्वेट किया ई नॉट बाई ई और ये, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम टॉ इक्वल टू वन बाई टू, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब ये वैल्यू आ गई तो तुमने पावर क्या निकाला था, पावर निकाला था टू एन ई। जब टू एन की जगह तुम डाल दो वन बाई टॉ, तो क्या हो जाएगा, पावर पी इक्वल टू ई बाई टॉ। ये ऊपर निकाला था ना ये, रेट ऑफ पावर डिसिपेशन, देख लो अभी वीडियो में ऊपर जाके, ठीक है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब ये लास्ट एक्सप्रेशन है क्वालिटी फैक्टर, डिटेल में क्वालिटी फैक्टर हम लोग फोर्स ऑसिलेशन में करेंगे, बस आप डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन में सिंपली क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टू पाई टाइम्स द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम टू द एनर्जी लॉस पर पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है, पर पीरियड। तो इस एग्जाम में इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में तुम ये फॉर्मूला भी लिख दोगे अगर पूछे, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर, तो क्यू टू पाई एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम एनर्जी लॉस पर पीरियड, ठीक है। ये आपको क्वालिटी फैक्टर। तो यहाँ तक हमने आपका डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन कवर हो गया सिलेबस। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ ऑसिलेशन, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी दूंगा, क्वेश्चंस को आपको लिख के भेजना पड़ेगा। तो देखो कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, जो भी तुम्हें इजी लगे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ध्यान से सुनना, नोट्स बना लेना, एग्जाम में फेल मत होना।